Welcome to Dhananjay IAS Academy. My name is Subrat and I am a civil service faculty since 2016 in different institute in Delhi and I am a subject expert of economics. तो आइए चलिए आज हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं. चाहे वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस हो, इकोनॉमिक्स दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. नाउ इकोनॉमिक्स जनरली लोगों के पास ग्रेजुएशन में या इवन हाई स्कूल में नहीं होता है. दैट इज़ वाई कई बार लोग इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा घबराते भी हैं. पर जो हमारी सिविल सर्विसेज का सिलेबस है दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. उसमें इकोनॉमिक्स इतना कठिन नहीं है जितना कि आप सोचते हैं. ठीक है, आइए अब हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से. सो 1776 में एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को पहली बार डिफाइन किया था और उन्होंने अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ द नेशन में इस इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश की थी. सो इनकी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of wealth of nation. ना ये पहली बार था जब किसी ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया. इकोनॉमिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं. इकोनॉमिक्स पुराना सब्जेक्ट है. पुराना सब्जेक्ट मतलब जब से ह्यूमंस हैं तब तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ चले आ रहे हैं. बस उनको बेटर तरीके से डिफाइन बाद में किया गया. साथ में ही इकोनॉमिक्स लगातार इवॉल्विंग सब्जेक्ट. इवॉल्विंग सब्जेक्ट का मतलब है जैसे जैसे ह्यूमैनिटी नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, नई डिस्कवरीज कर रही है वैसे वैसे इकोनॉमिक्स में नए कॉन्सेप्ट्स जुड़ रहे हैं. आइए हम डिस्कस करते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को किस प्रकार समझाने की कोशिश की. एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स उस चीज की स्टडी है जिसमें देश अपनी वेल्थ जनरेशन के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं. लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट होगी भी क्योंकि ये डेफिनेशन 1776 में दी गई है. 1776 में नेशंस की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रही थी अगर हम आज के कंपैरिजन में ले तो. लेटर ऑन बहुत सारी और डेफिनेशंस भी आई इकोनॉमिक्स की जिन्होंने चेंजिंग टाइम, इनोवेशन और साइंस के साथ इकोनॉमिक्स को नई तरीके से डिफाइन किया. आइए अब हम इकोनॉमिक्स की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन को देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या. जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, दैट इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ scarce resources to satisfy individual wants. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है जिससे कि हम इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे. आइए पहले उन टर्म्स को समझते हैं, तब जाकर के हम इस डेफिनेशन जो कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल वांट्स को समझ पाएंगे.
तो यहाँ पे दो की टर्म्स हैं, पहला टर्म है वो है स्कार्स रिसोर्सेज और दूसरा है वांट्स। तो स्कार्स रिसोर्सेज को समझने के लिए पहले हमको रिसोर्सेज समझना होगा। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज है जो ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को और ह्यूमन यूटिलिटी के लिए काम आ सकती है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल। फर्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड। जमीन, भूमि, जमीन का टुकड़ा, किसी देश की प्रॉपर्टी। नाउ लैंड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। देखिए टाइम के साथ जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही थी वैसे वैसे लैंड के हमने डिफरेंट यूजेस सीखे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में रहते थे तब लैंड का यूज हंटिंग और गैदरिंग के लिए यूज किया जाता था। सो उस समय हमने हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए लैंड को यूज किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या साइंटिफिक डेवलपमेंट करते रहे, हमने एक नई टेक्नोलॉजी ढूंढी, एक नई टेक्निक ढूंढी जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब एंशियंट टाइम पर हम लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करने लगे। लेटर ऑन एग्रीकल्चर के बाद हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना शुरू किया। कहने का मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम पर हम केव्स में रहते थे और हम लैंड को अपने प्रेस यानी शिकार को ढूंढने के लिए उपयोग करते थे, या जंगलों से हम चीजों को बटोर करके लाने को, जिसे हम गैदरिंग कहते हैं, उसके लिए यूज करते थे। लेकिन लेटर ऑन जब हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तब अपने लैंड को क्लियर किया, हमने फॉरेस्ट क्लियर किए और हमने उस पीस ऑफ लैंड को क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेशन, इन चीजों के लिए उपयोग करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया हमने लैंड को अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए यूज करना शुरू किया। हम और आगे एडवांस हुए, हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अचीव किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन अब हाथों की बजाय मशीनों से किया जाएगा। अगर हाथों के बजाय प्रोडक्शन मशीनों से किया जाएगा तो हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और अगर हम ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। कहने का मतलब अगर हम ज्यादा सामान बेचेंगे तो हमको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो लेटर और हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज के लिए लैंड को यूज करना शुरू किया। अब यहां से हमको दो एग्जाम्पल मिलते हैं। एक कि रिसोर्सेस कोई भी ऐसी चीज है जो हमको किसी भी तरह की यूटिलिटी या हमारी वांट्स या हमारी नीड्स को फुलफिल करती हो। दूसरा, हमको यहीं से एक बात समझ में आती है कि एक ही रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, सो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, विच मींस ह्यूमंस को डिसाइड करना है कि एक पीस ऑफ लैंड को किस तरह उपयोग किया जाए। हो सकता है हम उसे हंटिंग के लिए यूज करें, हो सकता है हम उसे गैदरिंग के लिए यूज करें, या हो सकता है हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज करें या किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए यूज करें। लेकिन हमको चूज करना होगा, ये डिसीजन ह्यूमंस को लेना होगा कि ये रिसोर्स किस तरीके से यूज किया जाए। नाउ ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्कार्स रिसोर्स को समझने का। स्कार्स मतलब स्कैरिटी का मतलब होता है चीजें एक सीमित मात्रा में, चीजें सीमित मात्रा में हैं लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। यहीं पे हमारा दूसरा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं वांट्स। सो स्कैर्स रिसोर्सेस, स्कैर्स रिसोर्सेस का मतलब है कि रिसोर्सेस
अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लैंड से अगर हम फिर से समझें तो अगर आप इंडिया की बाउंड्री देखिए, इंडिया की बाउंड्री लिमिटेड है। हमारा इंडिया का मैप हमको दिखाता है कि इंडिया की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां से कहां तक है, कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक, कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक, विच मींस कि इंडिया के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लैंड नहीं है। प्लस हमको यह भी पता है कि सारा लैंड एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव या फर्टाइल नहीं होता है। बहुत सारी इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहां पर कि हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, जैसे थार डेजर्ट या हिमालयन माउंटेन्स या फिर बैडलैंड्स ऑफ सोन रिवर, चंबल रिवर, माय अपॉलॉजीज। नाउ अब हमको समझ में आया कि लैंड ऑल्टरनेटिव यूजेस के साथ एक लिमिटेशन भी सब प्रोवाइड करता है, दैट वी डू नॉट हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लैंड जिसको कि हम कितना भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम साथ में देखें तो ह्यूमन वांट्स, याद रखिएगा, ह्यूमन वांट्स एंड ह्यूमन नीड्स के बीच में डिफरेंस होता है। आप सभी ने गांधी जी की वो कहावत सुनी होगी, दैट दिस अर्थ हैज फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, विच मींस अर्थ में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ है, लेकिन ह्यूमन वांट्स को या ह्यूमन ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरत नहीं है। हम समझते हैं ह्यूमन वांट्स और ह्यूमन नीड्स के बीच का डिफरेंस। ह्यूमन वांट्स का मतलब है वो बेसिक नेसेसिटीज जो हमको हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है, जैसे फूड, एयर, वाटर। इसके बाद हमारी नेसेसिटीज होती हैं जो कि हमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाएं, जैसे अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है तो हमको अम्ब्रेला चाहिए होता है जिससे कि हम उस तेज धूप से बच सकें। अगर हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है तो हमको शेल्टर चाहिए होता है। शेल्टर घर के रूप में हो सकता है, गुफा के रूप में हो सकता है, किसी पेड़ की छांव में हो सकता है, जिससे कि हम इस तेज धूप से बचेंगे। उसी प्रकार अगर बरसात होती है तो भी हमको शेल्टर चाहिए। यहीं पर अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, सो दैट हम इतनी ज्यादा ठंड में गर्म रह सकें और हम सरवाइव कर सकें। तो ह्यूमन नीड्स ह्यूमन सर्वाइवल के साथ जुड़ी हुई हैं। वो जरूरतें, वो चीजें, वो कमोडिटीज, वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन के सस्टेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन वांट्स? वांट्स का बहुत अच्छा वर्ड उर्दू में है जिसे हम कहते हैं हसरत। हसरत का मतलब होता है डिजायर। यहीं पे मैं आपको कुछ छोटा सा एक शेर सुनाता हूं कि हसरतें बड़ी बेवफा होती हैं, ये पूरी होते ही बदल जाती हैं। कहने का मतलब ये है, वांट्स आर अनलिमिटेड। as soon as you will achieve a want, that want will not be sufficient to fulfill your desires or your what do you say aspirations. So मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, जैसे ही आपने एक कार खरीदी अब आपको एक बड़ी कार चाहिए, आपने जब एक बड़ी कार खरीदी तो आपको दूसरी कार चाहिए। ह्यूमन वांट्स इनफाइनाइट है और वो कभी भी रुकती नहीं। तो ह्यूमंस को डिसाइड करना होता है कि वह अपनी इन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करें। इकोनॉमिक्स इसी बात की स्टडी है, इसी बात की स्टडी है कि ह्यूमन कैसी चॉइसेस डिसाइड करता है कि वह लिमिटेड रिसोर्सेज को जिनका ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है उनसे अपनी वांट्स को फुलफिल करे। जैसे हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं, लैंड। हो सकता है किसी इंसान को एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड चाहिए, पर कोई और इंसान और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहता है। अब क्योंकि लैंड लिमिटेड है, लैंड स्केर्स रिसोर्स है, तो हमको चॉइस लेनी होगी। वी हैव टू डिसाइड कि हम उस लैंड को, उस रिसोर्स को कहां पर उपयोग करेंगे। क्या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उसे उपयोग करेंगे या फिर हम उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली इकोनॉमिक मींस, इकोनॉमिक्स मींस। नाउ अब हम दोबारा एक बार अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे जाते हैं। So it is the study of allocation of scarce resources to satisfy individual wants. But we always remember that individual wants can never be satisfied. अब हम इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी और डिटेल एक्सप्लेनेशंस में जाने की कोशिश करते हैं। तो हमको समझ में आया कि इकोनॉमिक्स कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे इकोनॉमिक्स
हमको चॉइसेस देता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। ह्यूमन चॉइसेस टू डिसाइड how scarce resources will be utilized which have alternative use। आइए अगर हम चाहें तो एक और रिसोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मिल्क। अब हम सबको पता है कि मिल्क का प्रोडक्शन एक सर्टेन अमाउंट में ही होता है, हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मिल्क नहीं, प्लस साथ में ही मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। हम मिल्क को डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकते हैं यानी पी सकते हैं, जिससे कि हमारी एक बेसिक नीड यानी कि हंगर फुलफिल होगा। वहीं पर हम मिल्क को यूज करके उससे खोआ बना सकते हैं, हम मिल्क को यूज करके उससे पनीर बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, हम मिल्क को यूज करके उससे कर्ड बना सकते हैं, हम मिल्क को डिफरेंट स्वीट्स में इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, हम मिल्क को केक्स में यूज कर सकते हैं, शेक्स में यूज कर सकते हैं, और XYZ हम उनके बहुत सारा मिल्क का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मिल्क को कैसे यूज किया जाएगा ये ह्यूमन की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे इंजेस्ट करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, या हम उसे स्वीट्स में यूज करना चाहते हैं। सो फिर से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स। अब हम इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। सो इकोनॉमिक्स को हम दो हेड्स में पढ़ते हैं। पहला हेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इनके नाम माइक्रो और मैक्रो हैं। माइक्रो का मतलब है इट इज अ स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर हम इंडिविजुअल के डिसीजंस या इंडिविजुअल की चॉइसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। कैसी चॉइसेस, कैसे डिसीजन कि लिमिटेड रिसोर्सेस को, स्कार्स रिसोर्सेस को, जिनका कि ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, उनको हम किस प्रकार यूज करेंगे, उन्हें हम किस प्रकार यूज करेंगे जिससे कि हमारी वांट्स या हमारी डिजायर्स फुलफिल हो सके। सो इट इज अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर। Whereas जैसे मैक्रो का नाम है, इट इज टॉकिंग अबाउट बिगर पिक्चर, बड़ा, मैक्रो मीन्स बिग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई है एग्रीगेट्स की। मैं और सरल करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हमने देखा था कि इंडिविजुअल्स के पास भी डिसीजंस हैं, चॉइसेस हैं कि वो लिमिटेड रिसोर्सेस को किस प्रकार यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक एग्रीगेट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक देश के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होते हैं। आइए हम और बेटर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक वर्ल्ड एज अ सिंगल यूनिट। हम अपने प्लैनेट अर्थ को एक सिंगल यूनिट लेते हैं और उस पर ह्यूमैनिटी को एज अ स्पीशीज लेके चलते हैं। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। सो वर्ल्ड की 70% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड, लेकिन ये पानी हमारे यूटिलाइजेशन के लिए ऑप्ट नहीं है। ऑप्ट मतलब हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये सलाइन है, विच मीन्स इसमें डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड। लेकिन अगर हम इसको 100% माने, दिस इज 100% वाटर, इसमें से मुश्किल से 3% वाटर ही फ्रेश वाटर। अब हम देख सकते हैं कि when we are considering the planet or the world as a single unit and we are comparing with the scarce resource which is water। अब वाटर के भी मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं।
वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, वाटर बेदिंग के लिए यानी नहाने के लिए यूज किया जा सकता है, वाटर कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, वाटर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज किया जा सकता है, वाटर वॉशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, और ऐसे ही वाटर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वाटर, फ्रेश वाटर लिमिटेड क्वांटिटी में है, वर्ल्ड को डिसाइड करना होता है कि ये वाटर कहां पर यूज किया जाए। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, हमने देखा कि कैसे इंडिविजुअल अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्सेज में चॉइसेस और डिसीजंस लेता है। बिल्कुल वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर यह डिसाइड किया जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस को, जिनके के ऑल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, उन्हें किस प्रकार यूज किया जाए कि हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एग्रीगेट्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एग्रीगेट बिहेवियर की। ओके, एग्रीगेट्स इन द सेंस नेशन, प्लैनेट, वर्ल्ड। नाउ क्या ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में कनेक्टेड है? ये बिल्कुल कनेक्टेड है। ना सिर्फ ये कनेक्टेड है, बल्कि ये इंटरडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री है। इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब यह है कि माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर माइक्रो में चेंजेस आते हैं तो हमको मैक्रो इकोनॉमी में भी चेंज मिलेगा। मैं इसको बहुत सरल करने की कोशिश करता हूं। अगर इंडिविजुअल्स किस प्रकार से डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए, उससे नेशन के डिसीजंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई देश, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन करना चाहती है, तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश यानी एग्रेरियन इकोनॉमी बन जाएगा। और हम खुद सब जानते हैं कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स से के साथ अटैच्ड हैं या इंटरडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई देश, नेशन डिसाइड करता है कि वहां पर रिसोर्सेस किस प्रकार यूज किए जाएंगे, उसी प्रकार इंडिविजुअल की चॉइसेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ आइसोलेशन में नहीं रहते। आइसोलेशन में रहने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमी के साथ ही चलते हैं। जैसे कि थोड़ी ही देर में हम समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी ही देर में। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। आइए अब हम कुछ और चीजें समझते हैं जिससे कि हमको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी मिलेगी। ना हमने थोड़ी देर ही पहले ही देखा कि इकोनॉमिक्स स्टडी है स्केर्स रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन की, इंडिविजुअल की चॉइसेस की, इंडिविजुअल की डिसीजंस की, सो दैट वो अपनी वांट्स को फुलफिल कर सके। अब आइए हम वांट्स को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास टर्म है जिसे हम कहते हैं डिमांड। अब ये डिमांड क्या होती? तो डिमांड को इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया जाता है, इट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड
that a customer is willing to buy at different prices. ना यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म है वो है विलिंग। ये डिमांड ही हमको समझाती है कि हमारी डिजायर्स या हमारी वांट्स क्या होती हैं। याद रखिएगा, वांट्स बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है विलिंगनेस से। कहने का मतलब आपकी खरीदने की इच्छा। डिमांड है, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब है हमारी इच्छा किसी चीज को खरीदने की। आइए देखते हैं कि ये विलिंगनेस किसी गुड के प्राइस और क्वांटिटी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है। इसको समझने के लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है that the quantity of goods has a inverse relationship with price keeping other factors constant, unchanged। हमको डिमांड समझ में आया कि डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब है कि हम किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड को कितनी मात्रा में खरीदना चाहते हैं अगर हमको डिफरेंट प्राइसेस पे गुड बेचा जाए। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि हमारे खरीदने की विलिंगनेस, हमारे खरीदने की इच्छा किसी गुड के प्राइस के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। शायद आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, तो हम उसके लिए एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो आपको बेटर क्लैरिटी देगा। आइए हम लॉ ऑफ डिमांड समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए हम ग्राफ के 2 एक्सिस पर 2 पैरामीटर्स लेंगे। पहला पैरामीटर्स उस गुड का प्राइस, और दूसरा पैरामीटर उस गुड की क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि अगर किसी गुड की प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है तो हम उसकी क्वांटिटी कम परचेज करना चाहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और बेटर क्लैरिटी के लिए आइए हम ग्राफ पे चलते हैं। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई है तो हम उसकी क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे।
P1 the price is very high, so हमारी quantity demanded Q1 will be very low. ओके वहीं पर जैसे जैसे उसी गुड के प्राइस डिक्लाइन होने लगता है या कम होने लगता है, हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करने लगते। जैसे जैसे प्राइस और कम होगा, हम उसी प्रोडक्ट या उसी गुड की क्वांटिटी और ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। आइए से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। समझिए हमारे पास दो डिफरेंट गुड्स हैं। लेट्स टेक गोल्ड एंड लेट्स टेक पोटैटो, आलू और सोना। तो मान लीजिए आलू के दाम बहुत ज्यादा कम है, जैसे आलू 10 रुपए किलो है। तो जब भी आप बाजार जाएंगे, आप कम से कम 5 किलो आलू परचेज करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे आलू का दाम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप आलू की क्वांटिटी कम खरीदना चाहेंगे। अगर आलू 10 रुपए की बजाय 20 रुपए किलो मिलेगा, तो शायद आप 5 किलो की बजाय 4 किलो ही आलू खरीदें। और जैसे जैसे आलू का दाम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप आलू की क्वांटिटी कम खरीदना चाहेंगे। आइए इसका उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है गोल्ड। गोल्ड बहुत महंगा होता है, हमको 10 ग्राम के लिए अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप गोल्ड परचेज करने जाते हैं, आप कभी भी गोल्ड की क्वांटिटी केजीज में डिमांड नहीं करते। आप हमेशा रेट पूछते हैं, सर गोल्ड का क्या प्राइस है? उन्होंने बोला गोल्ड 10 ग्राम्स का 50,000 रुपीज प्राइस चल रहा है। तो आप बोलेंगे ठीक है, मुझे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड दे दीजिए। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन होंगे, लेट्स सपोज गोल्ड के प्राइसेस 50,000 से 40,000 रुपीज हो गए, तो आप अब 10 ग्राम से थोड़ा ज्यादा गोल्ड सोचने के बारे खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको ये बताता है कि किसी कमोडिटी का अगर प्राइस बहुत हाई है, किसी गुड्स का प्राइस बहुत हाई है, तो उसकी क्वांटिटी आप कम डिमांड करोगे। और जैसे जैसे उसका प्राइस कम होता जाएगा, देखिए प्राइस कम हो रहा है, वैसे वैसे आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई क्या होती है, और सप्लाई पढ़ने के बाद हम समझेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। सप्लाई की डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू द quantity of a good that a producer is willing to sell at different prices. कहने का मतलब, अगर आप एक सप्लायर हैं, दूसरी भाषा में आप एक प्रोड्यूसर, सपोज करिए आप किसान हैं और आप वीट प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि आप गेहूं की खेती करते हैं, तो आप वीट के सप्लायर हुए, यानी कि आप वीट के प्रोड्यूसर हुए। सप्लाई का मतलब होता है एक प्रोड्यूसर जो अपने प्रोड्यूस को, एक किसान जो अपने खेत में उगने वाले गेहूं को कितने डिफरेंट प्राइसेस पर, कितनी क्वांटिटी में बेचने को तैयार है। इसमें और क्लैरिटी हम थोड़ी देर में देखते हैं। नाउ अब हमको समझना है लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड की तरह नहीं। जहां हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंज्यूमर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप चाहता है। कहने का मतलब, अगर आपको कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप उसे ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज महंगी मिलती है तो आप उसे कम खरीदना चाहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब, अगर आपको आपकी प्रोड्यूस के लिए ज्यादा पैसा मिलता है तो आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी प्रोड्यूस के लिए कम पैसा मिलता है तो आप उस प्रोड्यूस को कम उत्पादन करना चाहते हैं, कम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको कम प्रॉफिट देता है। आइए हम लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये स्टेट करता है दैट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड has a direct relationship with price, keeping other factors unchanged. Now, इसको बेटर समझने के लिए, लॉ ऑफ सप्लाई की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आइए हम फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पैरामीटर्स फिर से वही हैं, दैट इज गुड का प्राइस और गुड की क्वांटिटी। लेकिन इस बार प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट। जब हमने डिमांड पढ़ी थी तो हमने प्रोस्पेक्टिव देखा था कंज्यूमर की तरफ से। अगर आप ग्राहक हैं तो आप किस प्रकार रिसोर्सेज पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर कोई चीज सस्ती है तो आप ज्यादा खरीदना चाहते हैं, अगर कोई चीज महंगी है तो आप उसे कम खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो ये पर्सपेक्टिव होता है प्रोड्यूसर की तरफ से, यानी कि उत्पादक की तरफ से। उत्पादक ये मानता है कि अगर उसको अपने प्रोड्यूस के लिए, उत्पाद के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो उस उत्पाद को, उस प्रोड्यूस को ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा। आइए इसे ग्राफ से समझते हैं। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखता है विद प्राइस। कहने का मतलब, अगर एक प्रोड्यूसर को अपने उत्पाद के लिए कम प्राइस मिलेगा तो वो उसकी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहेगा। लेकिन अगर उसको उस उत्पाद के लिए ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वो उसकी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहेगा, और ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वह और ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहेगा। आई होप ये क्लियर है। एक बार क्विकली हम फिर से लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई समझते हैं। पहली बात, डिमांड। डिमांड आपकी इच्छा है। इच्छा किस चीज की? गुड्स को परचेस करने की, सामान को खरीदने की इच्छा। लेकिन आपकी खरीदने की इच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के साथ। कहने का मतलब, अगर चीजें महंगी होती हैं तो आप उन्हें कम मात्रा में खरीदना चाहते हैं, और अगर चीजें सस्ती होती हैं तो आप उन्हें ज्यादा मात्रा में खरीदना चाहते हैं। आपने देखा होगा Amazon या फ्लिपकार्ट कई बार ऐसी स्कीम्स लेके आते हैं जैसे कि बिग बिलियन डे।
बिग बिलियन डे में वह डिस्काउंट करके बहुत सारे उत्पाद बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है हर एक व्यक्ति सामान खरीदना तो चाहता है, हर एक व्यक्ति एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदना तो चाहता है, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। तो वो आपको अलग अलग तरह के डिस्काउंट, अलग अलग तरह के ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस फोन की, मोबाइल फोन की कीमत कम हो जाती है। जैसे ही कीमत कम हो जाती है, आप उसको ज्यादा खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं ना। वहीं पे हमने देखा था सप्लाई प्रोड्यूसर की तरफ से होती है। कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज के उत्पादन के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स, या आप कह सकते हैं इनपुट्स लगाता है। जैसे हम फिर से बात करते हैं वीट प्रोडक्शन। सो एक फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए उसको सबसे पहले तो लैंड चाहिए, और हमने देखा था कि लैंड के ऑल्टरनेटिव यूज, और वो खुद अपने आप में एक स्केर्स रिसोर्स है। फिर उसके बाद आपको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, आपको पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, लेबर चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए, मशीन्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए। तो वीट प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत कुछ इनपुट लगाना पड़ेगा, और अगर आप हायर वीट प्रोड्यूस करते हैं और आप उसमें ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, तो आप इन सब इनपुट के लिए कैसे पेमेंट करेंगे? दैट इज वाई प्रोड्यूसर हमेशा यह चाहता है कि उसको उसके प्रोड्यूस के लिए ज्यादा प्राइसेस मिले, ज्यादा अमाउंट मिले। दैट इज वाई जो भी प्रोड्यूस उसको ज्यादा प्राइसेस देगी, वो उसी प्रोड्यूस का ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो आपने देखा होगा कि सीजन्स के अनुसार फार्मर्स अपनी क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स वो उगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करती हैं, कहने का मतलब वो सीजन है उस क्रॉप के उगने का। दूसरा, मार्केट में उसे लोग खरीदना चाहते हैं, तो फार्मर ज्यादा क्वांटिटी बेच सकता है और ज्यादा प्राइस अर्न कर सकता है। उसी प्रकार लॉ ऑफ सप्लाई ये बोल रहा है कि प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी बढ़ती जाएगी। आइए अब हम समझते हैं, एक तो हमने समझा कि डिमांड क्या है, एक हमने समझा कि सप्लाई क्या है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं समझा कि जब डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है। आइए इसको हम एकदम लेमैन टर्म्स में, यानी कि सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब, आप किसी वस्तु को सस्ता होने पर ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर किसी वस्तु को महंगा होने पर ज्यादा बेचना चाहता है। कहने का मतलब, आपकी विलिंगनेस और प्रोड्यूसर की विलिंगनेस मैच नहीं कर रही है। इसको समझने के लिए हम दो ग्राफ बनाते हैं साइमल्टेनियसली, एक तरफ लॉ ऑफ डिमांड का और एक तरफ लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स कर्व है, वहीं लॉ ऑफ सप्लाई एक पॉजिटिव कर्व है, प्रोपोर्शनल कर्व। कहने का मतलब, अगर प्राइस हाई होता है तो आप क्वांटिटी लो डिमांड करते हैं, और अगर प्राइस लो होता है तो आप क्वांटिटी हाई डिमांड करते हैं। इस एक्सिस पर जब भी हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, और इस एक्सिस में जब भी हम इस डायरेक्शन पे बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए पर प्राइस हाई है और क्वांटिटी लो। अगर किसी चीज का प्राइस हाई है तो आप उसे कम खरीदना चाहते हैं। वहीं पर पॉइंट बी पर प्राइस लो है, अगर कोई चीज सस्ती है तो आप उसको ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा ना। इसी के साथ हम लॉ ऑफ सप्लाई को देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई एक प्रोपोर्शनल कर्व। इसका मतलब, अगर प्राइस लो है तो क्वांटिटी भी लो होगी, और अगर प्राइस हाई है
तो क्वांटिटी भी हाई होगी। कहने का मतलब अगर प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस बेचना चाहता है, अगर उसको कम पैसे मिलेंगे तो वो कम प्रोड्यूस बेचना चाहता है। अब आइए हम इनको साइमल्टेनियसली समझने की कोशिश करते हैं। ये कंज्यूमर की तरफ से यानी कि ग्राहक, और ये प्रोड्यूसर की तरफ से यानी कि बेचने वाला दुकानदार। तो जब आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जितने प्राइस पर आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, उतने प्राइस पर वो उतनी क्वांटिटी बेचना नहीं चाहता। आइए हम समझते हैं। आप लो प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, आई होप ये क्लियर है। वहीं पर लो प्राइस पर वह कम क्वांटिटी बेचना चाहता है। हम इसको सी और डी पॉइंट मान लेते हैं। आई होप ये क्लियर। नाउ देखिए, हायर प्राइस पर ए पॉइंट पर आप कम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर हायर प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। तो जब हम मार्केट में पहुंचते हैं, मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह है जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक साथ मौजूद हो। जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक साथ मौजूद होंगे, वहीं पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज पॉसिबल। कहने का मतलब आप किसी सामान को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसको अगर बेचने वाला यहां पर मौजूद नहीं है तो आप उस सामान को खरीद नहीं सकते। उसी प्रकार आप किसी सामान को बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको खरीदने वाला मौजूद नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते। तो मार्केट वह जगह है जहां पर खरीदने वाले व्यक्ति यानी कि कंज्यूमर और बेचने वाले व्यक्ति यानी कि प्रोड्यूसर दोनों एक साथ मौजूद हों, एग्जिस्ट करते हो। अब हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस, ये सेब हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकता है, कुछ भी, कोई भी चीज जिसको आप खरीदना चाहते हैं और एक प्रोड्यूसर जिसको बेचना चाहता है। तो क्वांटिटी। अब हम कलर कोडिंग कर देते हैं। कलर कोडिंग करने का मतलब हम डिमांड और सप्लाई के लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं। आइए हम डिमांड के लिए रेड कलर यूज करते हैं। आपको पता है डिमांड एक इनवर्स कर्व है, यानी कि प्राइस हाई होने पर क्वांटिटी कम, प्राइस लो होने पर क्वांटिटी ज्यादा। सप्लाई के लिए हम ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव कर्व है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप। कहने का मतलब कि अगर आपको कम प्राइस मिलेगा तो आप कम बेचेंगे, और आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा तो आप ज्यादा बेचेंगे। आइए अब हम इस पे इन ग्राफ्स को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था कि जिस प्राइस पर हम जिस क्वांटिटी को परचेज करना चाहते हैं, उस प्राइस पर वह ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। आई होप ये क्लियर है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमको दो पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स दिस एंड पॉइंट दिस। इसको समझने के लिए हम इसे पॉइंट ए और पॉइंट डी कह सकते हैं, विच मीन्स जिस हायर प्राइस पर हम कम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, उसी हायर प्राइस पे वह ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम पीछे जाके एक बार दोबारा देखते हैं। हाई प्राइस, कंज्यूमर हाई प्राइस पर कम क्वांटिटी खरीदना चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर हाई प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। इसका मतलब मार्केट में पॉइंट ए और पॉइंट डी मैच नहीं कर रहे। मतलब हायर प्राइस पर हम कम खरीदना चाहते हैं, हायर प्राइस पर वह ज्यादा बेचना चाहता है। तो होगा क्या मार्केट में? दिस इज केस 1। ओके।
वहीं पे आप देखिए, अगर हम लोअर प्राइस को देखें तो आप देखते हैं कि कंज्यूमर को अगर कम प्राइस मिल रहा है तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता है, दैट इज पॉइंट बी। लेकिन अगर आप प्राइस लो देखते हैं तो प्रोड्यूसर कम क्वांटिटी बेचना चाहता है, विच मींस पॉइंट सी। तो जिस प्राइस पर आप ज्यादा अमाउंट खरीदना चाहते हैं, जिस प्राइस पर आप ज्यादा अमाउंट खरीदना चाहते हैं, कम है सस्ता है, देखिए ज्यादा अमाउंट खरीदना चाहते हैं, सस्ते प्राइस पर प्रोड्यूसर कम बेचना चाहता है, तो ये क्रिएट करता है पॉइंट टू। अब ये पॉइंट वन और पॉइंट टू क्या है, आइए से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट वन डिनोट करता है मार्केट में एक्सेस सप्लाई और सरप्लस को। ना आइए समझते हैं, जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई या सरप्लस होता है तो क्या होता है। कहने का मतलब, जिस प्राइस पर आप जितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं उस प्राइस पर उतना अमाउंट वो सप्लायर प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार नहीं है। हायर प्राइस पर आप कम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वही हायर प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। सो ये जो रेड कलर की जो लाइन है, दैट इज डिमांड। द ब्लू कलर की जो लाइन है, दैट इज सप्लाई। सो अगर जिस प्राइस पर हम जितनी क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचने को तैयार नहीं है, तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई या सरप्लस हो जाता है। मैं इसको सरल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं तो आप उनको कम खरीदना चाहेंगे, लेकिन अगर चीजों के दाम ज्यादा हैं तो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट दिखाई दे रहा है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। इससे क्या होगा कि उसकी महंगी चीजें बिकेंगी नहीं। अगर उसकी महंगी चीजें बिकेंगी नहीं तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। हर एक प्रोड्यूसर ज्यादा अमाउंट में बेचना चाहता है। मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक फार्मर है, उस फार्मर ने बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत पैसा लगा के खूब सारा वीट प्रोड्यूस किया। अब उसने खूब सारा इनपुट किया है, उसने बहुत सारा फर्टिलाइजर लगाया है, उसने बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स लगाए हैं, उसने बहुत ज्यादा इरिगेशन में पैसा खर्च किया है, उसने ट्रैक्टर्स भी परचेज किए हैं और ट्रैक्टर परचेज करने के लिए उसने लोन भी लिया है, जिसके कारण उसकी इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतनी हाई इनपुट कॉस्ट को बियर करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए वो ये भी चाहेगा कि वो ज्यादा वीट बेचे और ज्यादा प्राइस में बेचे। लेकिन हम वीट तभी खरीदना चाहते हैं या वीट हम ज्यादा तभी खरीदना चाहते हैं जब वीट के प्राइसेस कम हो। तो वीट के प्राइसेस हाई होने के कारण हम मार्केट में वीट परचेस नहीं करेंगे, जिससे मार्केट में सरप्लस वीट यानी खूब सारा गेहूं एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि सप्लायर्स का गेहूं कोई खरीद नहीं रहा है तो वो आपस में कंपटीशन करने लगेंगे। जब वो आपस में कंपटीशन करेंगे तो वो कंज्यूमर्स को डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे आप मुझसे वीट परचेस करिए, मैं आपको उस प्रोड्यूसर से या उस सेलर से कम प्राइस पर दूंगा। इस प्रकार जब एक्सेस सप्लाई होती है या सरप्लस होता है तो मार्केट अपने आप एक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ जाता है। ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर आप जितने प्राइस पर उस कमोडिटी की क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं उतने ही प्राइस पर उतनी ही क्वांटिटी सप्लायर बेचने के लिए तैयार है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट डिनोट करता है एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज।
अब ये एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज क्या है, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को देखें, जो कि रेड कलर से डिनोट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पॉइंट बी, यानी कि अगर कोई चीज सस्ती है तो हम उसे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। आप फिर से पीछे वाले फिगर पे जाके इस चीज को देख सकते हैं। पॉइंट बी, प्राइस लो है, हम ज्यादा क्वांटिटी चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर प्राइस लो हो तो सप्लायर उसकी क्वांटिटी को कम सेल करना चाहता है। इसके कारण मार्केट में चीजों की कमी हो जाती है। जब चीजों की कमी हो जाती है तो चीजें महंगी होने लगती हैं, गुड्स कॉस्टलियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले 10 लोग थे और पहले 10 लोग थे जिनको 10 पेयर ऑफ शूज चाहिए थे, लेकिन अब 15 लोग हो गए हैं और पेयर ऑफ शूज चेंज नहीं हुए हैं, यानी कि 10 के 10 हैं। तो मार्केट में जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है शूज का, वो क्या करेगा? वो उसको शू बेचेगा जो उसको शू का दाम ज्यादा दे। तो मान लीजिए मार्केट में 10 इंडिविजुअल हैं और 10 पेयर ऑफ शूज हैं, डिमांड और सप्लाई बराबर। लेकिन मान लीजिए अचानक से 5 इंडिविजुअल और आ जाते हैं उन्हीं 10 शूज को खरीदने के लिए। शूज का प्राइस था 100 INR फॉर 1 पेयर ऑफ शूज। जैसे ही सेलर ने यह देखा कि अब 5 लोग और शूज खरीदना चाहते हैं, उसने शूज के प्राइस को 100 रुपए से 150 रुपए का कर दिया। अब यहां पर आप 2 पॉइंट्स को नोटिस करिए। पहला पॉइंट, भले सप्लायर ने शू के प्राइस को 100 से 150 रुपए कर दिया है, फिर भी अभी 5 लोग ऐसे हैं जिनको शूज नहीं मिले हैं। तो सप्लायर प्रोड्यूसर को फोन करेगा, यानी दुकानदार अपने सप्लायर को फोन करेगा कि भाई साहब मुझको 5 जूते और भेजिए। क्यों? क्योंकि पहले जो जूते मैं 100 रुपए के बेचता था, अब मैं उसे 150 रुपए का बेच रहा हूं, प्लस अभी भी 5 ग्राहक ऐसे हैं मेरी दुकान पर जिन्होंने जूते परचेज नहीं किए हैं। तो जब हम इस कंडीशन में आते हैं, जब एक्सेस डिमांड हो जाती है या शॉर्टेज हो जाता है, तो गुड्स के प्राइस हाई हो जाते हैं। जैसे ही गुड्स के प्राइस हाई होते हैं, जो सप्लायर्स है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। उसी एग्जांपल पे फिर से जाइए, 10 लोग 10 जूते, प्राइस चेंज नहीं हुआ। लेकिन 15 लोग 10 जूते, प्राइस बढ़ गया। जैसे ही प्राइस बढ़ा, आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अगर आपको ज्यादा प्राइस मिलता है तो आप ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके कारण प्रोड्यूसर्स एक्सेस सप्लाई, एक्सेस प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब, मार्केट में सप्लाई और डिमांड एक ऐसी चीज है जो मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव करवाती है। यानी उस प्राइस के लिए वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर और सेलर दोनों खरीदने और बेचने के लिए तैयार है। एडम स्मिथ ने, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ ने इन्हीं डिमांड और सप्लाई को इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट कहा है। इसी डिमांड और सप्लाई को इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट कहा है। आइए, अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो मैं क्विकली आपको समझाता हूं। अगर बाजार में सामान या गुड्स का सरप्लस हो जाता है, यानी कि एक्सेस हो जाता है, और ग्राहक खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स उनके प्राइसेस को कम कर देते हैं। और अगर उल्टा हो जाए कि ग्राहक यानी कि कंज्यूमर्स की जनसंख्या, पॉपुलेशन या संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई चेंज ना हो, कहने का मतलब 10 जूते 10 लोग, लेकिन अब 15 लोग हैं जूते खरीदने वाले और जूते केवल 10 हैं, तो ऐसे केस में जूतों के प्राइस यानी कमोडिटी या गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे ही गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, सप्लायर को ज्यादा फायदा दिखता है और वो सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। कहने का मतलब कि अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तो भी मार्केट अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आता है, और अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो भी मार्केट अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले जाता है। कैसे? अगर सप्लाई ज्यादा हो गई, एक्सेस सप्लाई है, ज्यादा जूते रखे हैं, खरीदने वाले लोग कम हैं, तो दुकानदार जूतों पर डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने से प्राइस कम हो जाएगा
और फिर से आप मार्केट में उस दाम पर जूता खरीद सकते हैं जिस पर कि वो बेचने को तैयार है। यहीं पर अगर उल्टा हो जाए कि अचानक से बहुत सारे लोग जूते खरीदना चाहें लेकिन जूतों की सप्लाई ना हो, अगर जूतों की सप्लाई नहीं होगी और बहुत सारे लोग जूते परचेस करना चाहेंगे तो शूज के प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर शू का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही एक्सेस डिमांड होती है या शॉर्टेज होती है, सप्लाई बढ़ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? एडम स्मिथ ने इसीलिए डिमांड और सप्लाई को इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट कहा है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम फ्यूचर में ऐसे ही इकोनॉमिक्स को सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हम साथ में ये भी समझेंगे कि सिविल सर्विसेज की डिमांड क्या है, और हम ये भी समझेंगे कि प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है और मेंस में इकोनॉमिक्स के लिए हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं। ओके, थैंक यू गाइस। अगेन माय नेम इज सुब्रत and you are watching Dhananjay IAS Academy. Have a nice day.